अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से। IMF ने बजट पेश होने के चंद दिन बाद ही इस पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने शरका को ये बताया है कि IMF ने आइंदा माली साल के टैक्स हदफ को नाकाफ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने और हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने IMF की तशवीश की तस्दीक करते हुए ये कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड ने बाज़ उमूर पर राहत मांगी है। मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से मिशन चीफ की और मिशन की जो बजट्स के नंबर्स तय हुए हैं, उसकी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हम किस तरह आगे चीजों को लेके जाना चाहते हैं, हमारा विजन कैसा है, और ये कि बजट जो है वो IMF की इंडिकेशंस है या वो जो चाहते हैं उस पे कैसा उतर रहा है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रादर FPR की टैक्सेशन मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी है। बहुत सारी बातें ऑब्जेक्शनेबल उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि हमने क्यों किया, हमारा क्या विजन है, या जो हमने एस्टिमेट्स दिए उसके पीछे क्या असम्पशंस हैं। IMF के अदम इत्मीनान के बावजूद हमारे वज़ीर आज़म साहब काफ़ी मुतमईन हैं और वो बेहतरीन बजट पेश करने पर आज भी इसाक डार को शाबाश देते रहे। मुश्किलात थी हमारी माशी, उसके बावजूद आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिला है। इसाक डार साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सब ने मिलकर ये बजट जो है बनाया। पिछली हुकूमत ने IMF के साथ खुद मुआहदा करके जो उसको तोड़ा, उसका हमें बेपनाह नुकसान पहुंचा। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए। उनकी तमाम शराइत हमने मंजूर कर ली है। मनवन ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी क्रेडिट देने में पीछे नहीं है, लेकिन साथ ही वो टैक्स जमा ना होने का शिकवा भी कर रहे हैं। हमारी इनकम का सोर्स टैक्स है। रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। ये टैक्स ना देने वाले वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है। चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। GST है 2880 अरब रुपए की चोरी है। क्या कहते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, कहां से हम बजट पेश करेंगे। मोहतरम इसाक डार साहब ने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि उन्होंने इसमें रिलीफ जो है आवाम को दी है। सूरत हाल अब कुछ यूं है कि IMF वफ्द के दौरे पाकिस्तान के बाद कई वर्चुअल इजलास हो चुके हैं, लेकिन नए जायजे के बाद अभी तक पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त नहीं मिली। IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में अब सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए हैं। इस दौरान 10वें जायजा इजलास की भी कोई सूरत अभी तक नज़र नहीं आ रही और ना ही 6.7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। उधर बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का ये कहना है कि बेल आउट पैकेज का पाया तकमील तक पहुँचना मुश्किल नज़र आ रहा है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया भी हो सकता है। सवाल यह है कि ना IMF डॉलर दे रहा है, ना हम पेरिस क्लब जा रहे हैं, तो फिर हमारी मुश्किलात कैसे कम होंगी और क्या हम दिवालिया होने से बच सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालात पर आज हम बात करेंगे। मौशी उमूर के माहिर डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो असम्बली के फ्लोर पर एतराफ़ किया है, क्या आपको लगता है उसके बाद कुछ रह गया है? हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया कि तमाम जो मौशी मामलात हैं वो ठप हो चुके हैं, कोई वे आउट है? देखिए जी, ये तो कोई पहली दफ़ा एतराफ़ नहीं किया गया। ये एतराफ़ हर हुकूमत पिछले 75 साल से करती आ रही है। अब मेरा ख्याल है कुछ हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, एतराफ़ के आगे भी चले ना, कुछ सिस्टम को ठीक करें। फॉर एग्जांपल बिजली का जो नुकसान है, हम पिछले 20 साल से लिख रहे हैं, कह रहे हैं और पूरी दुनिया बात कर रही है कि एक चीज़ होती है प्रीपेड मीटर, जैसे सेल फोन में नहीं होता कि आप पहले कार्ड काटते हैं और फिर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। वो प्रीपेड मीटर्स दुनिया में मौजूद हैं। वो मेरा बाप जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया था 1936 तब भी मौजूद थे। तो आजकल हम क्यों नहीं लगा सकते? वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो आपका मीटर माफिया है वो लगा नहीं देगा। तो हुकूमत को धरती पकड़नी चाहिए और लगवानी चाहिए ये चीजें।
मुफ्त लग जाएंगे, कोई उस पर पैसे भी नहीं लगते, पर हम काम ही नहीं करने। अच्छा, एफबीआर को ठीक करना क्या मसला है, क्यों नहीं हम ठीक कर सकते? क्योंकि एफबीआर के जो एजेंट्स हैं वो हम सबको हॉस्टेज रखेंगे? क्या ये हमारा निजाम है? इसको हमें ठीक करना चाहिए, क्यों नहीं करते ये मुझे बताइए। और ये जो वजीर दिफा कह रहे थे नदीम उल हक साहब, मैं अभी हिसाब लगा रहा था, अगर 1988 से लेके आज तक देखा जाए तो 35 बरसों में से 23 बरस पीडीएम के अंदर शामिल जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने हुकूमत की है। आखिर आज जो वजीर दिफा चिल्ला रहे हैं, तो क्या सूरत हाल वाकई इस नहज पे आ गई है कि हमारे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा अनलेस हम अपने आप को ठीक ना करें, जैसे चंद इक़दामात का जिक्र आपने किया? देखिए जी, आप दुआ मांगें कि काश यही हो जाए। अच्छा। हमने बहुत सारे बिगड़े हुए बच्चे पाले हुए हैं। हबीब साहब, खुदा के वास्ते इन बिगड़े हुए बच्चों के बारे में बात करें। एफबीआर वाले कहते हैं कि हमारा कारोबार ना खत्म करें, बापडा वाले कहते हैं हमारा कारोबार खत्म ना करें, ये बाकी लोग कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं हमारा कारोबार ना खत्म करें, मिनिस्टर्स कहते हैं हमारा कारोबार ना खत्म करें। हर कोई चाहता है सरकारी घर, हर कोई चाहता है सरकारी गाड़ियां, हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं से कोई खर्चा निकालना। पीएसटीपी के फंड वो जाया हो रहे हैं। इस मुल्क का निज़ाम कब हम ठीक करेंगे? कभी ना कभी तो ठीक करना चाहिए। अगर नहीं ठीक करना चाहिए तो मुझे खुदा के वास्ते बताइए, दुनिया क्यों हमें कर्जे देती जाए, दुनिया हमें क्यों स्पॉइल करती जाए? अच्छा, इसमें एक हमें मसला कभी ना कभी जी, इसमें एक मसला ये भी है कि हमने मुआशी इस्लाहात के मामले को हमेशा एक सियासी मसला समझा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुआशी इस्लाहात के मामले को सियासत से दूर रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। मैंने बल्कि आज यही लिखा था और बार बार लिखता हूँ कि भाईजान, सेंट्रल बैंक ने, सॉरी अपना IMF ने सेंट्रल बैंक को तो पॉलिटिक्स से दूर कर दिया, लॉ पास करवा के। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरी इकोनॉमिक्स को दूर कर दें पॉलिटिक्स से, और दुनिया ऐसे ही तरक्की करती है। पॉलिटिक्स का काम कोई नहीं, रेलवे चलाने में पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं, पता नहीं रेलवे मिनिस्टर क्यों होता है। एजुकेशन चलाने में कोई पॉलिटिक्स का काम नहीं, एजुकेशन क्यों होती है। प्लानिंग में कोई काम नहीं, इवन फाइनेंस में कोई काम नहीं। हाँ, पार्लियामेंट में होनी चाहिए पॉलिटिक्स, और पार्लियामेंट का काम है टू एक्ट लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो जनाब सबसे पूछगिछ करे, जरूर पूछगिछ करे, हर हम हाजिर हैं, पूछगिछ करे, कहे कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, टैक्स क्यों नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट का काम है। पर फिर ये भी हो जाता है, अगर कोई किसी को टैक्स दिलवाए जोर जबरदस्ती, तो पार्लियामेंट बीच में आके कहेगी छोड़ दो। पार्लियामेंट आती है नौकरियां दो, पार्लियामेंट आती है कि इसको यार ये फेल हो गया, इसको बजट पास कर दो। ये काम फिर खत्म होना चाहिए। और फिर ये भी होना चाहिए कि जब पार्लियामेंट को आपको हो जाए, पार्लियामेंट बेशक डायरेक्शन दे, ऊपर से कहे हाँ भी बिजली लगा के दो, पार्लियामेंट लॉ पास करे, पार्लियामेंट लॉ पास करे, हाँ भी सड़कें बनाओ, ये वो हम कर देंगे। पर ये नहीं कि पार्लियामेंट हर चीज में इंटरफेयर करे, पॉलिटिक्स। बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी बात, तो बार बार किया कर। ये बताइएगा नदीम उल हक साहब कि आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान, मतलब बाज़ कैलकुलेशंस कह रही हैं कि दिसंबर तक हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, बाज़ कहती हैं कि एनी टाइम कर जाएंगे, और बाज़ कहते हैं लोग कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा लोन की, जो अगेन इंसॉल्वेंसी की एक किस्म ही है। तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी तो हमें जांगुसल लम्हात का सामना है, सर्वाइवल के इश्यूज हैं। ये भी ऐड कर लें, हमारे वजीर खजाना साहब तो बड़े मुतमईन है, उन्हें लगता है हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए जी, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो आप एक फरियाद दुनिया से कर सकते हैं, आपका राइट कोई नहीं है। ये भी ना सोचें कि हम रीस्ट्रक्चरिंग मांगे दुनिया दे देगी। रीस्ट्रक्चरिंग के भी आदाब हैं, कोई रूल्स हैं, असूल हैं। वो अगर आप गौर करें, हमारी 2002 में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। बिल्कुल 2002 में जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई, अब इसकी पेमेंट्स नहीं कंप्लीट हुई, तो दुनिया कहेगी भाई दोबारा कैसे रिस्ट्रक्चर कर दें। नंबर 2, आप मल्टीलैटरल डेट तो रिस्ट्रक्चर कर नहीं सकते। IMF या वर्ल्ड बैंक का डेट आप नहीं रिस्ट्रक्चर कर सकते। हमारा बहुत सारा डेट है, हम वो नहीं रिस्ट्रक्चर कर सकते। हम पुराना डेट जो है रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते। फिर जो हमने बॉन्ड्स लोड किए वो भी रिस्ट्रक्चर नहीं होते। तो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपके पास रह के जाता है करने को। बाकी ये है कि हाँ, दुनिया के पास जा सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं कि मुझे मेरे जो लोन्स हैं हम बाद में कभी ना कभी दे देंगे वगैरह। वो आपकी अपनी फरियाद की बात है, पर उसका प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है, आसान काम नहीं है। तो बाकी रहेगी बात, यहाँ से हम निकलेंगे कैसे? अब तो सर्वाइवल है ना इस वक्त, तो नदीम उल हक साहब सामने हमारे।
बिल्कुल सही है। देखिए जी, कोई आपकी अगर खुदा ना खास्ता बैंकरप्सी हो जाए, किसी की बैंकरप्सी हो जाए, तो क्या करते हैं आप? अपना बीवी का ज़ेवर भी बेच देते हैं, घर भी बेच देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ करते? हम्म। हम बैठे हुए हैं हाथ फैला के कि जी हमें कोई बचा ले। देखिए हम क्या कर रहे हैं आप बताइए? हमारे से आज 20 साल हो गए प्राइवेटाइज़ेशन इदारों की। हम्म। हमारे से आज कितने साल हो गए हमारे पास जो भी कौमी खजाना पड़ा है हम बेचने को ही नहीं तैयार, ना हम उसको सही इस्तेमाल करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी दफा मैं कह चुका हूँ, आपके जो सरकारी घरों का पुलंदा है जिसमें इतने आपने पैसे अपने अड़ाए उनको खत्म कर दें, हम्म। उनको बनाए वहां चीजें जहां से रेवेन्यू आए, वो नहीं आपने करना। आपके पास और चीजें हजार है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे की जमीन है, वो भी नहीं आपने छेड़नी। आपके पास रूजवेल्ट होटल है, वो भी नहीं आपसे बिकता। तो आपके पास पेरिस में ओपेरा होटल है, वो भी नहीं बिकता। एसेट्स हर किसी के पास होते हैं, हर इंसान के पास कोई जेवर होता है, कपड़े होते हैं, कोई फर्नीचर होता है, लोग बेच देते हैं, तो हम भी कुछ करें। बाकी ये अपने जो हमारे लीकेजेस हैं, हमारे बहुत लीकेजेस हैं। ख्वाजा साहब ने आज सारे गिना दिए। आप मुझे बताइए ये लीकेजेस कितने खत्म होते? अगर आप हुकूमत में बैठे हैं, फौज को बुलाएं, चलें, जोर लगाएं, गोलियां चलाएं और लीकेजेस खत्म करें। ये क्या मतलब है कि यहाँ नुकसान हो रहा है, वहां नुकसान हो रहा है? सिर्फ रोना नहीं रोक सकते। आपको लगता है हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल लॉट है अक्रॉस द बोर्ड, हम सब की हुकूमतें देख चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे या खाली सिर्फ नौहे पढ़ के चले जाएंगे ये? देखिए जी हबीब साहब, इसमें हम सबका कसूर है, उनका कसूर नहीं है। आप खुद सोचिए, बजट का वक्त है तो आप लोगों मीडिया वालों को 2 दिन के लिए इकोनॉमिक्स याद आ जाती है, मगर ना मैं कई दफा गिन चुका हूँ, पेपर्स भी लिख चुका हूँ कि हमें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं अभी आज मालाकंड में 2 दिन कॉन्फ्रेंस करके आया, मैं आपको दावे से कहता हूँ हमारी कौम जो है उसको माशी हालात से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। हमारे लोग माजी में रहना चाहते हैं, हम लोग आगे नहीं जाना चाहते। हम लोगों को खुद भी अपना एग्जामिनेशन करना है, हम चाहते क्या है। अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मुझे बार बार कहा जाता है पाकिस्तान इज द वेलफेयर स्टेट, मैं पूछता हूँ वेलफेयर स्टेट क्या होता है हबीब साहब? क्या हमने सबको कपड़े पहनाने हैं, सबको हेल्थ केयर देना है, सबको लोगों ने कोई काम करना है कि नहीं करना? ये हमने एक माशरा बना दिया ऐसा कि काम ना करो, हुकूमत आपको सेहत सहूलत कार्ड दे देगी, हुकूमत आपको पैसे भी दे देगी, खाना भी दे देगी वगैरह। खुदा के वास्ते ये ड्रामे बंद करें। मुल्क बनते हैं मेहनत से, पहले काम करते हैं। वेलफेयर स्टेट तो बहुत आगे की बात है। वेलफेयर स्टेट बनता है जबकि आपकी पर कैपिटा इनकम 20,000 से ऊपर हो जाए। वेलफेयर स्टेट आप बनते हैं भूखे वक्तों में, वो वेलफेयर स्टेट क्या बनना है? अच्छा, हम सबको भूखा कर नदीम साहब, अब जो सूरत हाल है ना, अब वो ये है कि 2 माह के बाद ये असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है, बजट ये हुकूमत पेश कर चुकी है, IMF के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर उन्होंने लेवी बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया है, जो टैक्स वसूली का हदफ हमने रखा है वो भी उन्होंने नाकाफ़ी करार दे दिया है, टैक्स नेट में इजाफे के जो इकदाम हैं उन्हें भी नाकाफ़ी करार दे दिया। तो अब हमें करना क्या होगा? देखिए जी, IMF जो है, पहली चीज़ तो ये है कि IMF बहुत आराम से मान जाती है। मैं 30 साल IMF में काम करता रहा हूँ, मैं IMF के प्रोग्राम बहुत कमज़ोर होते हैं और IMF बहुत जल्द में होती है प्रोग्राम करने के लिए। तो IMF का प्रोग्राम अगर आ भी गया कोई बड़ी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि लेकिन मेरा नहीं अभी ख्याल डिलेज क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल में? अभी डिलेज बड़ी सिंपल बात है जी, IMF वेट करिए इलेक्शन का, और क्या। अच्छा। इलेक्शन हो जाए, कोई मजबूत गवर्नमेंट तो आए। आफ्टर ऑल IMF को आपने कमिटमेंट देनी है अगले साल की, वो आप दे नहीं सक रहे। बजट आपका मजबूत नहीं है। बजट कोई भी देख ले, आप खुद देख ले, अखबारों में रोज आर्टिकल आ रहे हैं, हर कोई कह रहा है बजट मजबूत नहीं है। ये बजट इलेक्शन का बजट है, बिल्कुल सही है, इलेक्शन का बजट होना चाहिए, ठीक है, बट फिर इलेक्शन का बजट वहां होता है जब घर दाने हो। जब दाने नहीं है तो इलेक्शन का गवर्नमेंट बजट क्या आना है। पर देखिए, बात सबसे जरूरी है कि टफ डिसीजन आपको लेनी है। एक्सचेंज रेट को छोड़ना है हम स्टेज, आपको अपने ये जो बिल्स हैं, बिजली का निज़ाम आपको ठीक करना है, चाहे गोलियां चलाएं, डंडे चलाएं, बिजली का निज़ाम ठीक करना है। बजट में आपने बिजली का 1 ट्रिलियन का नुकसान रखा हुआ है या सब्सिडी रखी हुई है। भाई सब्सिडी अब क्यों चल रही है? 4 ट्रिलियन का आपका सर्कुलर डेट है, 7 ट्रिलियन आप पहले नंबर जो है बड़े अजीब नंबर्स हैं, मुझे समझ नहीं आती, हम दे देते। लेकिन आप एक्सचेंज रेट की जो बात करें, नदीम साहब, डार साहब कहते हैं, हमारे जो वजीर खजाना हैं, वो कहते हैं, मतलब वो तो बड़े डेरोगेटरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि एक्सचेंज रेट को ज़रा फ्री फ्लोट कर दें और मामला ज़रा मार्केट तय करें। वो तो कहते हैं कि ये बस पाकिस्तान की तबाही की रेसिपी है।
دیکھیے جی، اختلاف رائے بالکل بجا ہے، اور ڈار صاحب کی میں بالکل بات سے بالکل کوئی اختلاف نہیں کرتا، بالکل وزیر خزانہ ہیں، ضرور جو پالیسی بنائے سر آنکھوں پہ، پر میں تو صرف تحقیق کی بات کر سکتا ہوں کہ میں تو تحقیق کا آدمی ہوں، جو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس دیکھا ہے، اس پہ ہم نے پیپر لکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ، دو تین باتیں موٹی موٹی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فلیکسیبل اور فکس ایکسچینج ریٹ کی ڈیبیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ساری دنیا ایک طرف چلی گئی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کوئی نہیں کہتا فکس کریں، میری کوئی ڈاکٹرینل پوزیشن نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں بڑے کرائسس ہم نے دیکھے ہیں، میکسیکو کرائسس دیکھا، ارجنٹینا کا، ایسٹ ایشین کرائسس دیکھا، یہ گلوبل کرائسس دیکھا، دیکھیے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ، اس لیے دنیا اس پہ آئی ہے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس نے کوشش کی ہے کے خلاف کھڑے ہوئے، چاہے برطانیہ، چاہے امریکہ، چاہے جاپان، سب مار کھا گئے۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے جو بہت ضروری ہے، ہمارے پاس بھی 5 ایپیسوڈ ہیں اس کے، جو ہم نے اس کے اوپر پیپر لکھا ہوا، اینالائز کر کے ہم مار کھا گئے ہیں۔ مارکیٹ کے خلاف بہت دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، ہاں آپ ایکسچینج ریٹ مینج ضرور کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، کوئی نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے، پر اس کو طریقے سے کرنی ہوتی، یہ نہیں کہ بہت آپ مارکیٹ سے دور چل جائیں۔ نمبر 3 جو دنیا میں دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ انڈر ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ آپ کی روپی جو ہے وہ ڈالر سے ذرا ڈالر مہنگا ہی رہا ہے، روپی کے لیے روپی ذرا زیادہ ڈالر آپ دے، یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ انڈر ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ، جہاں آپ کے پیسے ڈالر کے خلاف زیادہ دیتے ہیں ہم ضرورت سے زیادہ، وہ انڈر ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ ایک گروتھ کا ریسیپی ہے۔ چین نے وہی کام کیا، ایسٹ ایشیا نے وہی کام کیا، چین آج تک یہی کر رہا ہے، امریکہ چین کو کہتے تم پر، امریکہ نہیں کرتا، تو انڈر ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ رکھنی چاہیے۔ ہمارے یہ مصیبت ہے، ہم لوگ سوچے اوور ویلیوڈ ایکسچینج، تو میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ویو نہیں ہے اس پہ، میں صرف تحقیق کی بات کر رہا ہوں، گلوبل ایکسپیرینس یہ ہے، اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا اور بہت لوگوں نے لکھا ہوا، ہم نے بھی لکھا ہوا، تو یہ ضروری چیز ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حبیب صاحب، آپ کولونیل نظام چلا رہے ہیں، ابھی تک فیتے والی فائلیں چلا رہے ہیں، آپ ابھی تک این او سیز مانگ رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کام کرنے پہ۔ آج آپ نے پارلیمنٹ میں کہا ہے $100,000 آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کچھ نہیں، بھائی دنیا میں کوئی نہیں کچھ پوچھتا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ زیادہ معاملے لگتے ہوئے دنیا کے، برطانیہ میں تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ لے لیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ عائشہ غوث پاشا صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں دے سکتے، تو ایمنسٹی اسکیم تو دینی بھی نہیں چاہیے، ایمنسٹی اسکیم کون کہتا دیں؟ ایمنسٹی اسکیم بالکل کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی چیز کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے رولز لبرلائز کریں جہاں لوگ کام کر سکیں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرتا اس کو صرف ٹھمیاں لگانی ہے روز کہ جی آپ نے، میں نے کوئی ریسٹورینٹ کھولا تو 10 لوگ آ گئے کہ بھئی بتاؤ خدا کے واسطے پیسے کہاں سے ہیں، تمہارا دادا کیا کام کرتا، تمہارا پردادا کیا کام، مجھے کیا پتا میرا پردادا دادا کیا کرتے تھے، میں نے تو اپنا بھئی پیسہ کر لگایا، پھر پیسہ کہاں سے، اچھا بھئی پھر اچھا آپ نے پیسے بنا لیا، آپ پیسے مجھے دیں، پھر میں جناب آگے لیبر انسپیکٹر میں پیسے لوں گا، پھر میں یو ایف بی آئی کا انسپیکٹر آگے میں پیسے لوں گا۔ یہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، لوگ کھل کے کام کریں، دبا کے کام کریں اور کام صرف کریں۔ چین نے یہی کیا تھا، ہر کسی نے یہی کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کام نہیں کرنے دیں گے، صرف ہیر پھیر میں لگائیں گے، روز ٹیکس چینج ہو رہا ہے، روز پالیسی چینج ہو رہی ہے، روز لوگ تنگ کرنے آ رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ہم نیچے ہی جائیں گے۔ تو ایک بتائیے گا ندیم الحق صاحب، آپ کے خیال میں کون سے ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو آئندہ آنے والی پارلیمنٹ اگر وہ آتی ہے تو اس کو لینے چاہیے ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی، اور جن کا رزلٹس کوئی 5 سال میں آ جائے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو عام طور پہ 3 سال بعد مصیبت پڑ جاتی ہے، 5ویں سال تو جانا ہی ہوتا ہے الیکشن میں۔ ابھی صاحب پہلے جو ابھی انہوں نے کہا بڑی اچھی بات کی ہے، پہلے تو سیاست نکالے اکنامک پالیسی سے، دوسری چیز خدا را دور کی سوچیں، یہ ایک روز کی بات نہ سوچیں، تیسری چیز خدا کے واسطے حکومت میں کوئی ٹیکنیکل لوگ لے کے آئیں۔ آپ کی فائنانس منسٹری آف پلاننگ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، ایک بندہ پالیسی نہ بنائے، پالیسی بنتی ہے جب بہت سارے بندے بنے، اور پالیسی بنے تحقیق پہ۔ تیسری چیز، آپ خدا کے واسطے ڈونر کنسلٹنٹ سے اپنی پالیسی نہ بنائے۔ 75 سال سے حبیب صاحب آپ اپنی پالیسی نہیں بنا رہے، آپ کی پالیسی سارے ڈونر کنسلٹنٹ بنا رہے ہیں۔ اب نکل جائے اس چیز سے، اپنی پالیسی خود بنائے، اور لون کی خاطر پالیسی نہ بنائے۔ ابھی ہو یہ رہا ہے، ورلڈ بینک کی مشن آتی ہے، فلانی مشن آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو تو ہم آپ کو 15 ملین دے دیں گے، 10 ملین دے دیں گے، ہم بالکل کر دیں گے، اور 10-15 ملین لیتے، پھر ہم وہ نہیں کر سکتے، پھر ہم مار کھاتے۔ اپنی کنسسٹنٹ پالیسی بنائیں۔ تیسری چیز، ٹیکس پالیسی تو فوراً چینج کریں،
टैक्स पॉलिसी को बिल्कुल ऐसा सिंपल बनाएं ताकि सब काम कर सके। एफबीआर अगर नहीं उस पर चलती तो एफबीआर को फारिग करें। फिर सिविल सर्विस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। सिविल सर्विस रिफॉर्म के बगैर आप कहीं नहीं जा रहे। आपको एक 21st सेंचुरी सिविल सर्विस बनानी है। 19th सेंचुरी सिविल 21st सेंचुरी में चल सकती। फीते वाली फाइल खत्म हो, डिप्टी कमिश्नर वगैरह सब चीजें चेंज हो, आप टेक्निकल लोग हैं, हर जगह टेक्निकल लोग बैठे। चौथी चीज जुडिशल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा। जुडिशरी हर चीज में नहीं घुस सकती। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जुडिशरी बहुत घुसती है, उसके साथ बहुत चीजें डिले होती हैं। स्टे ऑर्डर ले लें, बैठ जाएं, अगले 10-15 सब कुछ रोकते। ये सब चीजें काम करने पड़ेंगे और एक चीज को तरजीह देनी पड़ेगी, बस एक चीज और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। अच्छा नदीम उल हक साहब जी, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम जितने फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है फर्स्ट स्टेप जो हम फौरी तौर पर ले सकते हैं जिससे थोड़ी सी कोई बेहतरी आ सकती हो? फर्स्ट स्टेप सबसे पहली चीज ये है कि सबको कहीं भी इन्वेस्ट करें, जो करना करें, हम कुछ नहीं पूछते। अच्छा, इन्वेस्ट करें, खाएं, दबा के खाएं, इन्वेस्ट करें, हम नहीं कुछ पूछते। हम आपको ये जो पूछ गिछ का निजाम है खत्म कर दें, लोगों को जो करना करो, कोई बात नहीं। हम टैक्स ले लेंगे जितना ले सकते हैं, जैसे ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये टैक्स वाले जो लोग हैं, लोगों के पीछे कुत्तों की तरह भगाना बंद कर दें। तो ये जो कर्जों ने हमारे गला पकड़ा हुआ है, बल्कि गला भी क्या, अब तो दुनिया में गिरबान भी पकड़ा हुआ है, ऐसी सूरत हाल में हमें इमीडिएट रिलीफ के लिए जहां को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए सांस लेने की जगह, वो क्या करना चाहिए? सांस लेने की जगह आपके पास, देखिए जी, ये भी आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। सांस लेने की जगह आपको बहुत मिली है। आप सांस ले रहे हैं ना पिछले 2-3 साल से, और आप फिर 7 लोन लिए जाते हैं। क्यों लोन ले रहे हैं मुझे बताइए? रोज तो आप ईडी लोन साइन करती है, क्यों लोन ले रहे हैं आप बार बार? आपने सड़कें बनाने के लिए लोन लिए हैं, क्यों लिए हैं? क्योंकि बहुत गाड़ियां हैं आपके पास, 1 मिलियन बंदे के पास गाड़ी है, पर आप सड़कें बनाई जा रहे हैं। मुझे बताएं, इस्लामाबाद में हबीब साहब कितने फ्लाईओवर बना रहे हैं, लाहौर में कितने फ्लाईओवर बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? सारे कर्जों से बना रहे हैं ना। आप क्यों बना रहे हैं? मेट्रो क्यों बनाई थी? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आती। भाई बस चाहिए थी, आपने मेट्रो बना दी। बसें आप पूरे मुल्क में चलाते। मैं आपको एक और बात बताऊं, हबीब साहब प्लीज सुनिए। आपको पता है हर यूनिवर्सिटी के पास कितने बसें पड़ी हैं? इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के पास 50 बसें, हर यूनिवर्सिटी के पास 50 बसें। अगर आप यूनिवर्सिटी को सिर्फ कहें भाई ये बसें ओमनी बस में चलाएं और स्टूडेंट भी बैठ जाएंगे इसमें, तो आपका ट्रांसपोर्ट का हल हो जाता है। पर हम हर चीज पे चाहते हैं, हमें चाहिए होती है बस, हम जनाब प्लेटफॉर्म बना देते हैं। हमें चाहिए होती है कोर्ट, हम जनाब महल बना देंगे। हमें प्रॉब्लम ये ना, ऐसी सोच कहाँ से लाएं? तो ऐसी सोच आप लोग लाए ना, हमारी सोच है, हमारा मुल्क है भाई। फिर वर्ल्ड बैंक आता है, कहता है हमसे लोन ले लो, आप दबा के ले लेते हैं। BISP आपने 450 का बना दिया, 450 अरब का BISP है। सारे यूनिवर्सिटीज को आप 100 अरब दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज आपने 300 बना दी है। क्यों बना दी? प्रोफेसर आपके पास है कोई नहीं, 300 यूनिवर्सिटीज है। मैं आई कुड गो ऑन, पर मुझे बताइए ना कि ये गलतियां कब खत्म होंगी? जब तक हम एक ऐसा प्रोफेशनल तबका नहीं बनाएंगे जो बैठ के बात करके और पॉलिटिशियन को PSTP से निकाल दे। पॉलिटिशियन का काम नहीं है PSTP। ये बताइएगा नदीम साहब, ये बताइएगा कि आप खुद इस स्ट्रक्चर का हिस्सा भी रह चुके हैं, दुनिया में आप मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं। हमारे मामलात को सामने रखते हुए, जहाँ जुडिशरी भी है, जहाँ एस्टैब्लिशमेंट भी है, जहाँ सियासतदान भी हैं, जहाँ वोट भी है, क्या हम सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा या सिर्फ सियासतदान ये काम कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं। आई थिंक जहाँ भी चेंज आया वहाँ नेशनल लीडरशिप जो होती है वो नेशन को लीड करती है, वो सिर्फ सियासी तकरीरें नहीं करती। We need leaders who can change the people, who can tell people how to behave. एक दूसरे को चोर चोर कहना कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे को गालियां देने का कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताइए, कौम से आके खुल के बात करिए कि जी हमें चेंजेस चाहिए। और एक और चीज है कि जो हमारी लॉज बनती हैं, पार्लियामेंट 5 मिनट में लॉ पास कर देता है, अंधेरे में लॉ पास कर देता है। बाकी मुल्कों में पहले व्हाइट पेपर आता है जी, फिर डिस्कशन होती है, और फिर वो होता है। मैं तो कह के थक गया हूँ, हमारे पास 300 यूनिवर्सिटी बनाई क्यों भाई? अगर उनसे आप बात नहीं करना चाहते, उनसे तहकीक नहीं करवाना चाहते, वो गोरा कंसल्टेंट जो 3rd रेट बंदा है वो आ गया, उसके साथ सारा दिन प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कमरे में बैठे रहते हैं। आप हबीब साहब बैठे हुए हैं ये माशाल्लाह मीडिया में, आप प्लीज चेक करें ये कितने कंसल्टेंट से मिलते हैं। हमसे कौन, यूनिवर्सिटी से कौन मिलता है? यूनिवर्सिटी से तहकीक करवाए, उनसे कुछ काम करवाए, वो नहीं करवाए।
हम कहते हैं हम पीएसटीवी का प्रोजेक्ट आपके लिए मॉनिटर करते हैं, वो कहते हैं वो नहीं करना, हम ये लॉ देते थे क्या नहीं करना। तो फिर आप अगर पॉलिसी अंधेरे में बनाएंगे, डार्क में बनाएंगे तो लोग भी नहीं मानते। फिर अगर टैक्स पॉलिसी सड़ने आ गए, ट्रेडर्स ये थे वो भी नहीं मानते फिर। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब, बड़ी यूज़फुल आपके साथ आज हुई। हबीब साहब, दो बातें मुझे आपसे पूछनी है। ख्वाजा आसिफ साहब की जो हमने बात की डॉक्टर नदीमुल हक साहब से भी, उन्होंने आज बहुत सारे शोबे गिनवाए जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का भी उन्होंने नाम लिया। हुकूमतें इन तमाम शोबों से टैक्स रिकवर करने में नाकाम है, हुकूमत की नाकामी का भी एतराफ़ कर रहे हैं वो। लेकिन ये असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने आज किस तरह इस तरह की बातें कर ली? पाकिस्तान का सबसे नाकाम इदारा जो अब तक, और जो उनकी गुफ्तगू से जो नतीजा मैंने अखज़ किया है, वो सबसे नाकाम इदारा तो पार्लियामेंट है। उसकी वजह यह है कि ये पार्लियामेंट ही हुकूमतों को जन्म देती है और हुकूमतें पार्लियामेंट की तक़दीस का बड़ा राग अलापती हैं। 1988 से लेके आज तक पीडीएम की हुकूमत है, बीच में से 12 साल निकाल दें तो 23 इयर्स मुसलसल इनकी हुकूमत है। तो इन हुकूमतों ने क्या किया, ये यकायक जो अल्हाम हुआ है गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब को, या उनका वजदान आज सच बोलने पे उतर आया। आज तो सूरत हाल, एतराफ़ उन्होंने आज क्यों किया? देखिए एतराफ़ अब उसकी वजह कि आगे इलेक्शन आने वाला है ना। अच्छा। उसका इलेक्शन आने वाला है। असल प्रॉब्लम ये है, अब वो चाहते हैं कि इस तरह की फलसफियाना बातें करके, फलसफियाना तो नहीं खैर है तो हकीकत पसंदी पर मबनी, लेकिन वो चाहते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारियां भी किसी और पे डाल दें। हालांकि वो उसके जिम्मेदार खुद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार नहीं है, उस जिम्मेदारी का हिस्सा है। उनके साथ दाएं बाएं बैठे लोग, उनके सामने बैठे हुए लोग, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, वो मसला वो मसाइल पैदा करने वाले हैं। तो आज वो प्लेइंग टू द गैलरी होके हमें तकरीरें सुना रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए ये बातें कहने के लिए कि आप 1993 से जिस ईवान में बैठे हैं, जहां से हुकूमतें जन्म ले रही हैं, जहां से आप अपनी लेजिटिमेसी अखज़ करते हैं, जहां की सूरत हाल ये है कि आप खुद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वजीर खारजा भी थे, दुबई में एक कंसल्टेंट भी थे। अच्छा, हमारे वज़राए आज़म, हमारे मतलब सबकी जेब में वो आज बड़ा ताना दे रहे थे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। भाई अकामे किस किस की जेब से निकले थे पाकिस्तान में? अच्छा हबीब साहब, IMF के भी एतराज़ात बजट पर सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ मूडीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए पाकिस्तान, इस बारे में मैं कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि नंबर्स सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर इनमें मज़ीद इजाफा फौरी तौर पे हमें कहीं से डॉलर्स ना मिले, IMF ने हमारी सर्टिफिकेशन ना की। हाँ, मोजज़े की सूरत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सकता है अगर IMF के बगैर, यानी IMF को अगर निकाल दें इक्वेशन से, तो फिर मोजज़े की ज़रूरत होगी हमें। वो मोजज़ा क्या हो सकता है? वो मोजज़ा ये हो सकता है कि चीन हमें कहे कि जनाब ये लें आप 50 अरब डॉलर, आप अपना इस साल का तो मामला चलाएं ना, तो अगले साल फिर देखते हैं वो क्यों देंगे। इसी तरह रूस कह सकता है कि जनाब हम आपको आइंदा 5 साल के लिए तेल फ्री कर देते हैं, हमारा जिस तरह जहाज आया है आप तेल लेते जाएं और LNG भी लेते जाएं, ये भी बड़ा अच्छा हो सकता है। वो क्यों लेंगे? ईरान कहे कि जनाब ये जो पाइपलाइन हमारे से आपने मुआहदा किया है आप नहीं डाल सकते, तो चलिए हम पैसे लगा देते हैं, आप लाइन डाल दें, क्या फायदा है इसमें, वो क्यों तो करेंगे? आप जो है वो गैस इस्तेमाल करें। इस तरह का कोई मोजज़ा हो तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मौजों का ये ज़माना रहा नहीं। अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म बार बार कह रहे थे कि हमने सारे जो शराइत हैं IMF की मिनो-अन तस्लीम कर ली हैं, लेकिन IMF के तो एतराज़ात अब सामने आ रहे हैं बजट को लेके। तो देखिए इस बजट को अगर आप पाकिस्तान में किसी मैट्रिक पास बच्चे को कहें कि पाकिस्तान का बजट बनाओ, तो वो जो बजट बनाएगा उससे जो बुरा बजट हो सकता है वो ये है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें कोई चीज हकीकत पे मबनी है ही नहीं। अच्छा, यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो अब बजट उठा के उसका लेआउट उठा के देख लीजिए, आपके जितने पैसे हम तकरीबन इकट्ठे करेंगे अपने रेवेन्यू FBR के जरिए और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करेंगे,
उसका कोई 70% हिस्सा जो है वो तो सीधा सीधा हमें कर्जों के सूद में अदा करना है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आप ये बताएं कि जिसमें खुद कहा गया है कि अब 6,500 या 7,000 अरब रुपए का खसारा है, यानी आधा बजट, आधे पैसे आपके पास हैं और जितने पैसे आपके पास है उतना ही खसारा है। तो आप ये बताइए कि आप कैसे चलाएंगे? ये तो हुकूमत कह रही है ना, जो मुआशी माहिरीन है उनको तो लगता है 1 ट्रिलियन तक जा सकता है खसारा। जी देखिए, मैं आपको इसकी बड़ी सादा सी मिसाल बताऊं। मिसाल के तौर पे आप मेरा घर मेरी तनख्वाह से चलता है। एक महीने जब टाइम हो मेरी तनख्वाह का और वही टाइम मेरी पेमेंट का हो, ठीक है, और मैंने वो पेमेंट अब तनख्वाह से पेमेंट अदा करनी है, पैसे देने हैं, या फिर मुझे डिफॉल्ट करना है, ठीक है ना। अब या तो मैं एक्सटर्नल डिफॉल्ट कर जाऊंगा या मैं इंटरनल डिफॉल्ट कर जाऊंगा। तो अब ऑप्शन लेनी है कौन सी है? ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करे और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए, लेकिन इसहाक डार साहब की बात पे भरोसा करके आप पॉलिसी नहीं बना सकते पाकिस्तान की। इसलिए आपको इसहाक डार साहब, ये डायनामिक्स नहीं चल सकती यहाँ पे। ये नंबर्स बिल्कुल फहम से बाहर है, फरासत से बाहर है, बसीरत से बाहर है, हत्ता के बसारत से जैसे डॉक्टर नदीमुल हक साहब कह रहे हैं हमें किसी इकोनॉमिस्ट को लाना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ना जाओ, ब्रेक के बाद तो बात करेंगे मेयर कराची के मामले के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। मेयर कराची का इंतखाब कल होगा। एक तरफ समंदरी तूफान तो दूसरी तरफ सियासी तूफान ने शहर के बासियों को मुस्तरब कर रखा है। समंदरी तूफान की शिद्दत में तो कमी वाक़ होती हुई नजर आ रही है, अलबत्ता सियासी तूफान क्या सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पीपल्स पार्टी ने सियासी तूफान को कम करने के लिए हाफिज नईम को चार्टर ऑफ कराची करने और डिप्टी मेयर का ओहदा देने की पेशकश कर दी है। पीपल्स पार्टी ने सदर टाउन के चेयरमैन के लिए पीटीआई की हिमायत करते हुए अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जिसका जहां मैंडेट है उसके हक के मुताबिक उसे ओहदा मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास 104 मुंतखब और मखसूस नशिस्तें मिलाकर 155 नशिस्तें बनती हैं। नून लीग की 14 और जमीयत उलमा इस्लाम की 4 नशिस्तें मिलाई जाएं तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर 173 हैं। जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ की हिमायत के बावजूद पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का भी सामना है, जिसमें कमोबेश 30 अफराद शामिल हैं। ऐसे में अगर पीटीआई के 30 नाराज अरकान जमात इस्लामी के उम्मीदवार को कल वोट नहीं देते तो जमात इस्लामी के पास 193 की बजाय 163 नंबर रह जाएंगे। मेयर बनने के लिए 184 नशिस्तें दरकार हैं। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के इलेक्शन से मुतालिक जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस केस की समाअत से मेयर इलेक्शन का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या जमात इस्लामी चार्टर ऑफ कराची पर राजी होती है, नंबर गेम का किसे मेयर की कुर्सी पर बिठाता है, और दोनों जमातें की नज़रें अब तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान की तरफ लगी हैं। तो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान क्या करते हैं ये भी अब देखना होगा। इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियो साहब। अरबाब, सबसे पहले तो ये बताएं कि दोनों जमातें इस वक्त अक्सरियत के दावे कर रही हैं, नंबर किसके पास है? जी, बाजार तो नंबर किसी के पास नहीं है। अच्छा। दोनों जमातें जो दावा कर रही हैं, दोनों जमातें अभी तक ये साबित नहीं कर पाई कि 184 वोट उनके पास है। लेकिन अगर अददी वोट देखा जाए तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों के पास जो है वो वोट जो है 173 या 174, क्योंकि एक वोट टीएलपी का भी है, अगर वो आ गया तो 174 हो जाएंगे। अच्छा। और इस वक्त जमायत इस्लामी के पास 130 है। जिस 63 वोट का जिक्र हो रहा है पीटीआई का, वो अब दीवार के उस तरफ है या दीवार के इस तरफ है, इस बात का पता ही नहीं चल रहा कि वो ही में है या शी में है, क्योंकि वो इतने बटे हुए हैं। कोई हेयर एंड देयर करते हैं, कोई कह रहा वोट नहीं देंगे। हेयर एंड देयर। तो इस सूरत हाल में अब पीटीआई का कोई भरोसा रहा नहीं। अगर हाफिज नईम रहमान को मेयर बनना है तो पीटीआई के कम से कम 54 वोटों से चाहिए 54, ताकि वो 84 पर आ जाए। लेकिन अगर इनको वोट चाहिए पीटीआई के तो सिर्फ 20 वोट चाहिए, जिसके बाद जो है पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी अपने मेयर ला सकते हैं। लेकिन जो बीच का दरमियान का रास्ता है वो ये है कि पीटीआई के कुछ मेंबर आ जाए और अक्सरियत ना आए। अगर अक्सरियत नहीं भी आई तो फिर उसका नुकसान जो है वो हाफिज नईम को होगा। बहरहाल दोनों तरफ से ये लग रहा है कि पांचों उंगलियां अभी तक मुर्तजा वहाब और उसके इत्तेहादियों की घी में है। बाकी सीरापुरी हलवा जो है उसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। अच्छा अरबाब ये बताएं, अरबाब ये बताइए, जो अरबाब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी।
अच्छा अरबाब, एक तो वो ही और शी वाला मामला नहीं है, हेयर एंड देयर वाला मामला है, वो थोड़ा सा इस बात को करेक्ट कर ले। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि बिल्कुल दुरुस्त कर लिया जी, तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो सदर टाउन है वो तो चला गया पीटीआई के पास, तो क्या ये पूरे कराची में ये इत्तेहाद या ये सेटलमेंट हम समझें कि कल हमें नज़र आएगी केएमसी के लेवल पे भी कि पीटीआई सदर टाउन लेके अपने बाकी वोट उधर ले जाएगी? जी, पीटीआई इस वक्त गैर एलानिया पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है, ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा, अगर कोई दोस्त नहीं समझ रहा तो आज उन्होंने एक टेलर दिखाया है, बारीक काम किया है सदर टाउन में। सदर टाउन में पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार विड्रा कर गई, उसकी वजह से जो मंसूर शेख है वो पीटीआई के आ गए, और ये भी पता चला है कि शायद शाह फैसल टाउन में भी ऐसा हो। अच्छा। और उसके बाद कल जो मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, उसके बाद जहां जहां पीटीआई की अक्सरियत है, हो सकता है उनको पीपल्स पार्टी एडजस्ट कर ले, क्यों ना करे। जब जो अच्छा, जिसका ये इत्तेहादी बनेगा उसको बताइए एडजस्ट कि कर जो लिया जाएगा। मुख्तलिफ टाउन्स हैं उनका मुंतखब करने का तरीका क्या है? जरा लोगों को, जो ख़ास तौर पर कराची से बाहर के लोग हैं, उनको पता चल जाए कि ये जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल हैं ये मरकज़ में क्या, सॉरी, कराची की सतह पे क्या किरदार अदा कर रहे हैं और फिर टाउन्स की सतह पे क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल दिलचस्प सवाल है कि जो भी यूसी का चेयरमैन है, यानी तकरीबन 246 यूसी है, उनमें एक का नतीजा रुका हुआ है। जो भी यूसी का चेयरमैन है वो वोट करेगा मेयर के लिए, और जो भी यूसी का वाइस चेयरमैन है वो वोट करेगा टाउन के लिए। तो जिस टाउन, मसलन जैसे मलिर टाउन है, वहां पर मसलन 10 यूसीज हैं, तो 10 वाइस चेयरमैन अपना टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे, और 10 चेयरमैन जो है वो जाकर मरकज में कल आकर यानी मेयर के लिए इंतखाब करेंगे। इस तरह वाइस चेयरमैन टाउन को जितवाएंगे और चेयरमैन जो है मेयर को जितवाएंगे, ये इस तरह की तरतीब अच्छा, है। और मैं ये भी बता दूं कि जितने किसी के चेयरमैन हैं उतने ही वाइस चेयरमैन हैं, क्योंकि दोनों एक ही जी टिकट बिल्कुल, पर- ये एक ही जोड़ी है टिकट ना, पर इलेक्शन लड़े हैं। जैसे आप दोनों एंकर बैठे हुए हैं, और तो इस तरह हर किसी का एक पेयर है और जोड़ी है, उसके भला अलग वो नहीं हो सकते। अच्छा अरबाब, ये भी बताएं कि जमात इस्लामी को जो पीपल्स पार्टी की तरफ से चार्टर ऑफ कराची की पेशकश की गई है, उस पर जमात इस्लामी क्या सोच रही है? अभी तक तो वो सोच ही रही है, उसने जवाब नहीं दिया है। बहरहाल ऑफर तो बड़ी अच्छी है। अगर मेरे ख्याल में, मैं तो अब तजिया नहीं कर सकता, वो उनकी जमात इस्लामी की अपनी मर्जी है, लेकिन सियासत में ऐसा होता है कि पहले कुछ हासिल करो। अगर इस वक्त डिप्टी मेयर उनका आ जाए तो बड़ी बात होगी, और फिर असल मसला ये नहीं है डिप्टी मेयर का, जिन टाउनों में इस वक्त जीत चुकी है जमात इस्लामी, वहां काम करने के लिए आपको हुकूमत के पास जाना ही पड़ेगा, मेयर के पास जाना ही पड़ेगा। कितनी अपोजिशन कर लेंगे? अपोजिशन वो तो बहुत कौन जमातें कौन से करती है, टाउन्स इससे कोई हैं फर्क जहां नहीं जमात पड़ता। ये इस्लामी लोकल लेवल जीत का चुकी मामला है या जीत जाएगी? दोबारा सवाल कीजिएगा। वो कौन से टाउन्स हैं जहां से जमात इस्लामी का सरबरा आएगा? कौन किस किस टाउन में आएगा? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जिला सेंट्रल के हैं ना, वो तकरीबन टाउन 5 जो है वो जमात इस्लामी जीत गई है। इसके अलावा लांडी का एक टाउन जमात इस्लामी जीत गई है, शाह फैसल का एक टाउन जमात इस्लामी जीत गई, तकरीबन 8 से 9 टाउन जमात इस्लामी अच्छा, जीत गई है। इस तरह मलिर और क्यामाड़ी और लियारी के 7 से 8 टाउन पीपल्स पार्टी जीत गई है। बाकी आज एक का नतीजा आ गया सदर टाउन का, सही। बाकी बचे चंद टाउन, उनमें उनका मुकाबला होगा, लेकिन उनमें भी मेरा ख्याल है कि कुछ पीटीआई और कुछ जो है पीपल्स पार्टी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब, आप हमारे साथ का मौजूद थे। अभी साहब ब्रेक पे जाने, शॉर्ट आंसर, मेयर कराची के हवाले से किसकी प्रिडिक्शन करेंगे आप? ये प्रेडिक्शन ना ही करें तो अच्छी, आप ब्रेक ले लें। नहीं अभी साहब, हम आपसे पूछ के नहीं, उसकी जाएंगे। वजह देखिए कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा, मतलब अभी पीटीआई के हवाले से आप कोई भी बात यकसुई से नहीं कर कोई सकते। सरप्राइज आ सकता है, कोई सरप्राइज भी आ सकता ठीक, है। तो इस वजह से आप इस वक्त जहां पे मामलात पहुंच चुके हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, और कल ही आइंदा देखा चंद जाए। घंटे नहीं, आइंदा चंद घंटे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मुतफ़िका तौर पर सिफारिश की गई है। पार्लिमानी कमेटी और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो जाएगी। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली खातून जज होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनके आने से खातून जजेस की तादाद 2 हो जाएगी। इससे पहले जस्टिस आयशा ए मलिक सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये कि आप इस तकर्री को कैसे देखते हैं, और अहम बात ये कि ये एक मुतफ़िका सिफारिश थी, इसमें तो क्या हम समझें कि हालात में भी जो एक तकसीम हम देखते थे सुप्रीम कोर्ट में वो ख़त्म हो जाएगी? सबसे अहम बात तो यह है कि ये मुत्तफ़िका थी। असल बात तो यह, और इसमें जो तकसीम का जो तासुर था किसी हद तक उसमें कमी आई है, लेकिन वो जौहरी मामलात जिन पे तकसीम है वो वहीं पे मौजूद है। अच्छा। यानी उसमें चूँकि फ़ैसले लिखे हुए हैं, अब ज़ाहिर है जजेस ये तो नहीं करेंगे कि उन फैसलों को वापस ले लें किसी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, तो वो तकसीम तो है, वो फ़िक्री भी है, वो ज़ाती भी है, और वो आगे भी चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल अब चीफ जस्टिस साहब क्या, चूँकि टाइम थोड़ा रह गया है, 1 सितंबर तक उन्होंने जाना है, तो उसके बाद सूरत हाल किसी और तरफ चल पड़ेगी। लेकिन तकसीम जो दरारें अब हैं इनको पुर होते हुए बड़ा टाइम लगेगा। जहाँ तक मोहतरमा मुसर्रत हलाली साहिबा का सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला है, तो इसमें एक हवाले से ये बहुत ही उम्दा बात है कि ख़वातीन हमारी जो हैं वो तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँच रही हैं कि चीफ जस्टिस भी बनी हाई कोर्ट की, और फिर कंपटीशन पे, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खातून होने की बुनियाद पे, और उसके बाद अब वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेंच का भी हिस्सा बन गई हैं। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि हमें यहाँ पर 2 बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक बात तो यह है कि जज की काबिलियत और जज के इंसाफ का तयन उसकी सिन्फ से नहीं होता। बेइंसाफ़ी चाहे खातून करे और बेइंसाफ़ी चाहे मर्द करे, ये दोनों बराबर है। और हमें मुसर्रत हिलाली साहिबा से तवक्को रखनी चाहिए कि वो इंसाफ के मैदान में अपना लोहा मनवाएंगी, कानून को समझने में अपना लोहा मनवाएंगी, और उनकी जो तफहीम कानून है वो हमें फैसलों में झलकती हुई नज़र आएगी। अगर इस बुनियाद पे मुसर्रत हिलाली साहिबा खुद मुमताज़ होंगी तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना खातून का जज बन जाना कोई इंसानी तारीख का बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। पाकिस्तान अब यहाँ पे है कि जहाँ पे हम ख़वातीन के बारे में अच्छा सोचते हैं। और यहीं से जो दूसरी बात है वो भी हमें समझनी चाहिए कि अब चूंकि जजेस की तकर्री का मामला है, तो हमें सिर्फ अब ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ वकला में से ही जज ना आए। हमारी जो लोअर जुडिशरी है उसकी कैरियर प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि एक नौजवान जो आज सिविल जज भर्ती होता है उसे भी पता हो एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊंगा। तमाम हाई कोर्ट्स में ये मामला तयशुदा है कि 50% लोग लोअर जुडिशरी से आएंगे और 50% वकला से, लेकिन हमने इस बेहतरीन निज़ाम को बर्बाद कर दिया है, और इसको बर्बाद करने वाली लोअर जुडिशरी नहीं है। इसको बर्बाद जो है वो हमारे वकला ने किया है, हमारे भाइयों ने, और फिर हमारी सुपीरियर जुडिशरी के अंदर, बिलखुसूस हाई कोर्ट्स के अंदर जो थोड़ा तवाजुन कायम नहीं रहा, अब मेरा ख्याल है कि उसे भी इस मौके पे बात करना जरूरी है कि वो कायम करने की कोशिश की जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।